कर्मोनली स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलो यार, आज शिक्षा मनोविज्ञान वाला चैप्टर खत्म करते हैं। नोट्स थोड़े लंबे हैं, पर डरना बिल्कुल नहीं। हम एक एक लाइन को आराम से समझेंगे, बिल्कुल दोस्तों की तरह। तैयार हो? बिल्कुल तैयार। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये दो शब्द शिक्षा और मनोविज्ञान आखिर है क्या और कहाँ से आए। ठीक है, तो पहली लाइन है, शिक्षा अंग्रेजी के शब्द एजुकेशन का हिंदी अनुवाद है। हाँ, ये तो सिंपल है। हम जिसे हिंदी में शिक्षा कहते हैं उसे इंग्लिश में एजुकेशन कहते हैं। आगे लिखा है, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एजुकेरे से हुई है, जिसका अर्थ होता है पोषित करना, विकसित करना, अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालना। देखो, उत्पत्ति का मतलब है कि ये शब्द आया कहाँ से। तो ये एजुकेरे नाम के एक लैटिन शब्द से बना है। अच्छा। और इसका मतलब बहुत गहरा है। एक मतलब है किसी को पोषित करना, जैसे हम पौधे को पानी देकर बड़ा करते हैं ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही। और दूसरा मतलब है किसी के अंदर जो छुपी हुई शक्तियां हैं, मतलब जो टैलेंट है, उसको बाहर निकालना। जैसे एक टीचर स्टूडेंट के अंदर के टैलेंट को पहचान कर उसे बाहर लाता है। यही शिक्षा का असली मतलब है। वाह, मतलब सिर्फ रटना नहीं, अंदर से कुछ निकालना। ठीक है, अब मनोविज्ञान के बारे में। यहाँ एक कोटेशन है हरमन एबिंगहॉस, मनोविज्ञान का अतीत बहुत बड़ा है, इतिहास बहुत छोटा। ये लाइन थोड़ी गहरी लगती है, पर है बड़ी आसान। इसका मतलब है कि लोग हजारों सालों से मन, आत्मा, व्यवहार, इन सब चीजों के बारे में सोचते आए हैं। अच्छा, तो ये हो गया अतीत। हाँ, ये हो गया इसका लंबा अतीत। लेकिन एक सब्जेक्ट के तौर पर, मतलब एक विज्ञान की तरह, इसकी पढ़ाई कुछ 100 साल पहले ही शुरू हुई है। तो ये हो गया इसका छोटा सा इतिहास। समझ गया, मतलब सोच पुरानी है पर साइंस नया है। अगली लाइन है, मनोविज्ञान के इतिहास की जानकारी 1964 में प्रकाशित जनरल हिस्ट्री ऑफ बिहेवियर साइंस में मिलती है। ये बस एक फैक्ट है। मतलब अगर किसी को साइकोलॉजी की पूरी हिस्ट्री जाननी है तो वो इस किताब में मिल जाएगी। एग्जाम के लिए बस किताब का नाम और ये साल 1964 याद रख लेना। ठीक है, अब ये दो शब्द हैं, साइकोलॉजिया मार्को मारुलिक 1506 और साइकोलॉजी रुडोल्फ गोयक्ले 1590। ये क्या है? ये भी नाम और साल याद रखने वाले हैं। सबसे पहले साइकोलॉजिया ये शब्द मार्को मारुलिक ने इस्तेमाल किया था और उसके काफी बाद साइकोलॉजी शब्द रुडोल्फ गोयक्ले ने इस्तेमाल किया। बस इतना ही। ओके, और साइकोलॉजी शब्द खुद दो हिस्सों में बटा है, साइकी प्लस लोगोस। इनका क्या मतलब है? हाँ, ये बहुत जरूरी है। इसे समझ लिया तो आगे की कहानी आसान हो जाएगी। साइकी मतलब साइकी का लैटिन में मतलब है आत्मा यानी सोल, आत्मा। और लोगोस मतलब लोगोस का मतलब है अध्ययन या विज्ञान, मतलब स्टडी और साइंस। तो शुरू में साइकोलॉजी का मतलब बना आत्मा का अध्ययन या आत्मा का विज्ञान। अच्छा, तो यहां से मनोविज्ञान की यात्रा शुरू होती है। पहला पॉइंट है आत्मा का विज्ञान, साइंस ऑफ सोल। 16वीं शताब्दी के लगभग अरस्तु, प्लेटो, देकार्त का मत प्रमुख। बिल्कुल, 16वीं सदी में साइकोलॉजी को आत्मा का विज्ञान ही माना जाता था। अरस्तु और प्लेटो जैसे जो बड़े बड़े दार्शनिक थे वो यही मानते थे। पर इसे माना क्यों नहीं गया? नोट्स में लिखा है, आत्मा के स्वरूप को पूर्णतः परिभाषित न कर पाने के कारण इस विचार को अस्वीकार कर दिया गया। सही बात। लोगों ने जब पूछा कि भैया आत्मा है क्या, दिखती कैसी है, तो कोई पक्का जवाब नहीं दे पाया। क्योंकि आत्मा को हम देख तो सकते नहीं है। एग्जैक्टली, उसे साइंटिफिकली साबित नहीं कर सकते, इसलिए ये परिभाषा फेल हो गई। तो आत्मा के बाद क्या आया? मन मस्तिष्क का विज्ञान, साइंस ऑफ माइंड। 17वीं शताब्दी, लेबिनिट्स, लॉक, पोम्पनोजी का मत प्रमुख। जब आत्मा वाली बात नहीं चली तो 17वीं शताब्दी में लोगों ने कहा कि चलो मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहते हैं। लेकिन ये भी फेल हो गया। मस्तिष्क का स्वरूप अनिश्चित रहने के कारण इसे अस्वीकार कर दिया गया। हाँ, ये भी फेल हो गया, क्योंकि मन भी तो आत्मा जैसा ही है। किसी का मन कैसा है, उसमें क्या चल रहा है, ये हम ठीक नहीं बता सकते ना। उसका कोई ठोस रूप, कोई शेप तो है नहीं। सही बात है। इसके बाद आया तीसरा नंबर 3, चेतना का विज्ञान, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। 18वीं-19वीं शताब्दी, विल्हेल्म वुंट, वाइस, जेम्स सली का मत प्रमुख। 18वीं-19वीं सदी में एक नया आइडिया आया, चेतना का विज्ञान। चेतना मतलब वो अवस्था जब हम जागे हुए होते हैं और अपने आसपास की चीजों को महसूस कर सकते हैं। यहाँ एक बहुत जरूरी पॉइंट लग रहा है। विल्हेल्म वुंट,
वह उनके सहयोगी ब्रैडफर्ड टिचनर ने जर्मनी के लिप्सिंग शहर में 1879 में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला का निर्माण किया। ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जाम में ये पक्का आता है। साइकोलॉजी की पहली लैब किसने और कहाँ खोली? विल्हेल्म वुंट ने 1879 में जर्मनी के लिप्सिंग शहर में। हाँ, यहीं से साइकोलॉजी एक असली विज्ञान बना, क्योंकि अब उसे लैब में टेस्ट किया जा सकता था। तो ये परिभाषा भी खारिज हो गई। ये विचार अचेतन व्यवहार को स्पष्ट नहीं कर पाया, इसलिए खारिज कर दिया गया। हाँ, क्योंकि हम सिर्फ वही नहीं करते जो हम जागते हुए सोचते हैं। हमारे मन का एक अचेतन मतलब अनकॉन्शियस हिस्सा भी होता है, जैसे हमारे सपने। ये परिभाषा उसे समझा नहीं पाई। तो आखिर में क्या आया? आईवी, व्यवहार का विज्ञान, साइंस ऑफ बिहेवियर, 20th सेंचुरी, वॉटसन, वुडवर्थ, स्किनर आदि। 20वीं सदी में और आज भी साइकोलॉजी को व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। वॉटसन ने कहा कि आत्मा, मन, चेतना, इन सब को छोड़ो। हम जिसे देख सकते हैं, जिसे नाप सकते हैं, यानी हमारा व्यवहार या बिहेवियर, उसी की स्टडी करनी चाहिए। अच्छा, अब कुछ परिभाषाएं हैं। पहली वुडवर्थ की है। मनोविज्ञान ने सबसे पहले आत्मा का त्याग किया, फिर मन को छोड़ा, फिर चेतना को खोया और अब अंत में व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। वुडवर्थ ने बड़े मजेदार तरीके से साइकोलॉजी की पूरी यात्रा एक ही लाइन में समझा दी। पहले आत्मा गई, फिर मन, फिर चेतना, और अब क्या बचा है? व्यवहार। ये याद रखना बहुत आसान है। हाँ, ये तो पूरी कहानी है एक लाइन में। अगली है वॉटसन की। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। वॉटसन की बात सीधी और साफ। साइकोलॉजी मतलब व्यवहार की पक्की साइंस, कोई लाग लपेट नहीं। और स्किनर, मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। स्किनर ने इसमें एक शब्द और जोड़ दिया, अनुभव, यानी एक्सपीरियंस। मतलब साइकोलॉजी सिर्फ ये नहीं देखती कि हम क्या कर रहे हैं, बल्कि हमारे अनुभवों को भी समझती है। ठीक है। और क्रो एंड क्रो, मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। इन्होंने मानव संबंध यानी ह्यूमन रिलेशंस पर जोर दिया। मतलब हम दूसरों से कैसे रिश्ते बनाते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, ये सब भी मनोविज्ञान का हिस्सा है। बहुत बढ़िया। अब आते हैं मनोविज्ञान के अलग अलग स्कूल, मतलब अलग अलग नजरियों पर। पहला है संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म, प्रवर्तक वुंट व टिचनर। संरचनावाद, इसके नाम में ही इसका मतलब है संरचना। ये लोग मन की बनावट को समझना चाहते थे। ये चेतना को छोटे छोटे हिस्सों में, जैसे संवेदना, भाव, इन सब में तोड़ के समझना चाहते थे। ओके। और दूसरा प्रकार्यवाद, फंक्शनलिज्म, प्रवर्तक विलियम जेम्स। प्रकार्यवाद वाले मन के प्रकार्य या काम को समझना चाहते थे। मतलब चेतना काम क्या करती है, वो हमें अपने माहौल में ढलने में कैसे मदद करती है। एक क्या है पूछ रहा है, दूसरा क्या करता है। बिल्कुल। तीसरा तो साफ है। व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म, प्रवर्तक जे.बी. वॉटसन। हाँ, ये सिर्फ उस व्यवहार की बात करता है जिससे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। चौथा है गेस्टाल्टवाद, गेस्टाल्टिज्म, प्रवर्तक मैक्स वर्दिमर। तब होता है एक पूरा रूप। ये लोग कहते थे कि हमें चीजों को टुकड़ों में नहीं, बल्कि एक पूरे रूप में समझना चाहिए, मतलब पूर्ण से अंश की ओर। ठीक है। पांचवा मनोविश्लेषणवाद, साइकोएनालिसिस, प्रवर्तक सिगमंड फ्रॉइड। फ्रॉइड ने कहा कि हमारे व्यवहार का सबसे बड़ा आधार हमारा अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड है। मतलब मन का वो हिस्सा जिसके बारे में हमें खुद भी पता नहीं होता। और सातवां है प्रयोजनवाद, पर्पसिविज्म, प्रवर्तक विलियम मैकडूगल। प्रयोजनवाद का मतलब है कि हमारे हर व्यवहार के पीछे कोई न कोई प्रयोजन या मकसद, मतलब मोटिवेशन होता है। हम कुछ भी बिना वजह नहीं करते। वाह। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, शिक्षा मनोविज्ञान। स्किनर की परिभाषा है, शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थिति में अध्ययन करता है। ये बहुत सिंपल है। जब हम मनोविज्ञान के नियमों का इस्तेमाल स्कूल या क्लासरूम जैसी शैक्षिक परिस्थिति में करते हैं, तो उसे ही शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार मनोविज्ञान सीखने से संबंधित कैसे की व्याख्या करता है, शिक्षा क्या का उत्तर देती है, और शिक्षा मनोविज्ञान कब और क्यों का उत्तर देता है। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। इसे ऐसे समझो, साइकोलॉजी बताती है कि कोई इंसान सीखता कैसे है। ठीक है। एजुकेशन का सिलेबस बताता है कि उसे क्या सीखना है, और एजुकेशन साइकोलॉजी इन दोनों को जोड़कर बताती है कि उसे वो चीज कब और क्यों सिखानी है, मतलब सही समय पर और सही वजह से। अच्छा, यहाँ एक पॉइंट पर नहीं लिखा है,
ये नियामक विज्ञान नहीं है, ये क्या होता है? ये जरूरी है। नियामक विज्ञान वो होता है जो नियम बनाता है, जो बताता है कि क्या होना चाहिए, जैसे कानून। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान ये नहीं बताता कि बच्चे को कैसा होना चाहिए। वो बस ये बताता है कि क्या है, मतलब बच्चा ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, उसकी वजह क्या है। मतलब ये जजमेंट नहीं देता, बस समझने में मदद करता है। एग्जैक्टली। तो फिर इसके उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है टीचर को बच्चे के बारे में सब कुछ बताना। बच्चा कैसे बड़ा होता है, उसका नेचर कैसा है, उसकी ज़रूरतें क्या हैं और उसे सिखाने के सबसे अच्छे तरीके क्या हैं। और इसका क्षेत्र मतलब स्कोप क्या है? इसके केंद्र में मतलब सेंटर में हमेशा शिक्षार्थी होता है, लर्नर। फिर आती है सीखने की प्रक्रिया, सीखने का माहौल कैसा हो, रिजल्ट का मूल्यांकन कैसे करें, बच्चों को गाइडेंस कैसे दें, और खुद टीचर की ट्रेनिंग भी इसी में आती है। अच्छा, तो आखिर में ये विद्यार्थी और शिक्षक के लिए क्यों उपयोगी है? देखो, विद्यार्थी के लिए तो ये खुद को समझने, अपनी शक्तियों को जानने और दूसरों से तालमेल बिठाने में मदद करता है। और शिक्षक के लिए तो ये मतलब एक सुपर पावर जैसा है। सुपर पावर? हाँ, इससे टीचर को पढ़ाने के अच्छे तरीके पता चलते हैं। वो बच्चों के स्वभाव और उनकी ज़रूरतों को बेहतर समझ पाता है और क्लासरूम को एक अच्छी जगह बना पाता है। वाह, ये तो काफी अच्छे से समझ आ गया। चलो, अब एक बार फटाफट से इसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ताकि एग्जाम के लिए सब कुछ दिमाग में बैठ जाए। बिल्कुल, ये रहे सबसे ज़रूरी पॉइंट्स। सबसे पहला, शिक्षा, एजुकेशन। ये लैटिन शब्द एडुसरे से बना है, जिसका मतलब है अंदर की शक्तियों को बाहर निकालना। दूसरा, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, साइकी प्लस लोगोस। साइकी यानी आत्मा, लॉगोस यानी अध्ययन। शुरू में इसका मतलब था आत्मा का अध्ययन। फिर मनोविज्ञान का विकास क्रम, आत्मा से मन, मन से चेतना और चेतना से व्यवहार, जो आज का अर्थ है। और वुडवर्थ की परिभाषा तो याद ही रखनी है। पहले आत्मा को, फिर मन को, फिर चेतना को त्यागा, अब व्यवहार को अपनाता है। ये क्रम बहुत जरूरी है। और वो सबसे जरूरी फैक्ट, पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला 1879 में विल्हेम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिंग शहर में खोली। ये तो भूलना ही नहीं है। व्यवहारवाद के जनक जेबी वॉटसन, इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। और मनोविश्लेषणवाद के जनक सिगमंड फ्रॉइड, इन्होंने अचेतन मन पर जोर दिया। गेस्टाल्टवाद का कीवर्ड क्या था? पूर्ण से अंश की ओर, चीजों को टुकड़ों में नहीं, पूरे रूप में समझना। और शिक्षा मनोविज्ञान? मनोविज्ञान के सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग। और क्रो व क्रो के अनुसार मनोविज्ञान कैसे, शिक्षा क्या? और शिक्षा मनोविज्ञान कब और क्यों का उत्तर देता है। एक और जरूरी बात, शिक्षा मनोविज्ञान नियामक विज्ञान नहीं है। हाँ, ये क्या है बताता है, क्या होना चाहिए नहीं बताता। और आखिरी में, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र कौन है? हमेशा शिक्षार्थी, यानी लर्नर, यानी स्टूडेंट। बहुत बढ़िया, ये रिवीजन तो एकदम परफेक्ट है। अब लग रहा है कि ये टॉपिक पूरा तैयार है। बिल्कुल, बस इन पॉइंट्स को मन में रखना और याद रखना, समझना सबसे जरूरी है, रटना नहीं। अब तुम खुद से सोचो, आज जो हमने सीखने की प्रक्रिया के बारे में सीखा, उसे अपनी पढ़ाई की आदत सुधारने में कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, इस पर सोचना जरूर। अगली बार मिलते